हेलो विद्यार्थियों, सरस्वती कोचिंग सेंटर बाय राहुल सर में आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, आज के लिए हम क्लास 12 की जो है जूलॉजी में न्यूक्लिक अम्ल की व्याख्या एवं डीएनए की संरचना के लेक्चर में डीएनए की संरचना हेतु लेक्चर नंबर 13 लेकर के उपस्थित हैं। विद्यार्थियों, एजुकेशनल वीडियो में ये हमारा 34 नंबर वीडियो आपके लिए प्रेस्क्राइब हो रहा है। विद्यार्थियों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डीएनए की संरचना उन विद्यार्थियों को अच्छी तरह से समझ में आने वाली है। डीएनए की संरचना उन विद्यार्थियों को अच्छी तरह से समझ में आने वाली है जो विद्यार्थी जो है डीएनए से संबंधित, न्यूक्लिक अम्ल की संरचना से संबंधित प्रथम 3 लेक्चरों को सीक्वेंस में देख लिया है। विद्यार्थियों, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आइए हम न्यूक्लिक अम्ल की संरचना में उसकी द्वितीयक संरचना अर्थात डीएनए की संरचना को प्रेस्क्राइब करते हैं। विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर जो है आपको 12 में मैंने जो है कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, भाग 3 में कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन प्रेस्क्राइब किए हैं जिसके माध्यम से हम डीएनए की संरचना को बना सकते हैं। और हमें उम्मीद भी है कि आप डीएनए की संरचना को बनाने के लिए कुछ सुझाव को ध्यान दिए होंगे। विद्यार्थियों, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी जो मैं आज के क्लास में आपको फिर से सुना रहा हूं। अगर डीएनए की संरचना बनानी है तो डीएनए की संरचना में पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की 2 श्रृंखलाएं भाग लेंगे। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की ये 2 श्रृंखलाएं एक दूसरे के समांतर तो होंगी किंतु विपरीत दिशा में जाकर के जुड़ेंगी और ऐसा करने से इनका डबल हेक्सिल स्ट्रक्चर अर्थात द्विकुंडली संरचना प्राप्त होगी। वाटसन और क्रिक मॉडल भी है। अगली सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं विद्यार्थियों की पॉलीन्यूक्लियोटाइड की जो 2 श्रृंखलाएं हैं, इनमें दोनों श्रृंखला एक दूसरे से जो है नाइट्रोजनी क्षारक के हाइड्रोजन बंध से जुड़ती है और ये हाइड्रोजन बंध 3 प्रकार का होता है। विद्यार्थियों, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन डीएनए की संरचना में कहीं भी सिंगल बॉन्ड भाग नहीं लेता, सभी डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं। अगली जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है विद्यार्थियों, मैंने आपको बताई है कि अगर आप डीएनए की संरचना बना रहे हो तो हम जानते हैं नाइट्रोजनी क्षारक पिरिमिडीन और प्यूरिन के रूप में 5 प्रकार के होते हैं। इन 5 प्रकार के क्षारकों में से जो है विद्यार्थियों डीएनए में थायमीन भाग नहीं ले सकता। क्या डीएनए में ये यूरेसिल भाग नहीं ले सकता? डीएनए के निर्माण में स्पेशली थायमीन भाग लेता है, यूरेसिल भाग नहीं ले सकता। अगर हम 5 में से यूरेसिल को निकाल दे विद्यार्थियों तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको समझाया है केवल 4 भाग लेंगे। विद्यार्थियों, डीएनए की संरचना बनाते समय आप इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि कौन कब जा रहा है, कौन सा नाइट्रोजनी क्षारक कब जा रहा है। हमें किस बात की चिंता नहीं है, हमें केवल इस बात की चिंता करनी होगी कि किस नाइट्रोजनी क्षारक के साथ कौन होना चाहिए और वहां पर कितने बंध द्वारा ये जुटेंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि नाइट्रोजनी क्षारक जो है, अगर आपका ग्वानिन है तो वो केवल कनेक्शन रखेगा साइटोसिन से। अगर ग्वानिन साइटोसिन से कनेक्शन रखता है तो साइटोसिन ग्वानिन से भी रख सकता है। तो विद्यार्थियों, इसके लिए सत्य क्या है? इसके लिए सत्य है कि ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ेंगे। विद्यार्थियों, अगर एडिनिन है, अगर आपका जो है एडिनिन है तो वो थायमिन से जुटेगा और अगर थायमिन है विद्यार्थियों तो वो एडिनिन से जुटेगा। और जब ए और टी आपस में जुटेंगे विद्यार्थियों तो ये केवल डबल बॉन्ड से जुटेंगे। आइए हम इन्हीं बातों को लेकर के इसका स्ट्रक्चर आपके सामने प्रदर्शित कर रहे हैं और ध्यान दीजिएगा, स्ट्रक्चर को समझने का प्रयास करिए। विद्यार्थियों, सबसे पहले आपको जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की जो है 2 ऐसे समांतर श्रृंखलाएं बनानी होंगी। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की 2 श्रृंखलाओं को बनाने के बाद विद्यार्थियों जो है इन्हें एक दूसरे के विपरीत सर्पिल आकार में जोड़ना है। इसी कारण से इसको डबल हेक्सिल या फिर द्विकुंडली संरचना कहते हैं, या फिर 1953 में इसे वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिकों ने दिया था तो इसे वाटसन एवं क्रिक मॉडल कहते हैं। विद्यार्थियों, ये न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है विद्यार्थियों।
ये दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है विद्यार्थियों। अब विद्यार्थियों ये दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं जो है नाइट्रोजनी क्षारकों के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ने का प्रयास करेंगी। अगर आप इन नाइट्रोजनी क्षारक को यहां पर रखो तो ध्यान दीजिए, शुरुआत आप किसी से करें, अंत किसी से करें, दो चार बातें ऐसी हैं जिसे ध्यान रखनी है। किसके साथ कौन होगा, यूरेसिल भाग नहीं लेगा, इसका मतलब जो है प्यूरीन क्षारकों में पिरिमिडीन और ग्वानिन ये दोनों भाग, क्या नाम है, एडिनिन और ग्वानिन ये दोनों भाग लेगा। और पिरिमिडीन में जो है यूरेसिल को छोड़ करके साइटोसिन और थायमिन ये दोनों भाग लेगा। 2 2 4 कौन किसके साथ होगा इसकी परवाह करिएगा। किसके किसके मध्य ट्रिपल बॉन्ड, किसके किसके मध्य डबल बॉन्ड बनेगा इसकी परवाह करिएगा। सिंगल बॉन्ड की कल्पना डीएनए में नहीं होती है। अगली सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं विद्यार्थियों जो मैंने आपको बताया था कि अगर आप डीएनए की संरचना बना रहे हो तो न्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के आधे वेब में कम से कम जो है नाइट्रोजनी क्षारक के 5 जोड़ी अणु भाग लेते हैं। इसका मतलब एक पूर्ण चक्र में 10 लोग भाग लेंगे। विद्यार्थियों फोकस करें, अगर मैं यहां से जी से शुरुआत करूं, अगर ये जी है तो इसका मतलब इधर सी होना चाहिए। और क्लास में एक बात विदित है कि जी और सी के मध्य जो बंध बनते हैं विद्यार्थियों वो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। बॉन्ड बनाते समय थोड़ा सा इस चीज का परवाह करिएगा विद्यार्थियों कि जैसे जैसे बंधों की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे बंध लंबाई भी विद्यार्थियों घटती जाती है। अगर मैंने यहाँ पर जी और सी किया विद्यार्थियों तो मैं यहाँ पर फिर कर देता हूँ ये ए है और ये टी है। तो ये एक बात विद्यार्थियों फिक्स है कि अगर ए और टी है तो ए और टी के मध्य विद्यार्थियों डबल बॉन्ड बनता है और डबल बॉन्ड हमेशा ट्रिपल बॉन्ड से बड़ा होगा। अगर ए और टी सत्य है विद्यार्थियों तो एक बात और भी फिक्स है, टी और ए भी सत्य होना चाहिए। टी और ए भी सत्य होना चाहिए। तो चाहे ए और टी हो, चाहे टी और ए हो, इनके मध्य हमेशा बंध डबल बनते हैं। आगे की ओर अगर जी के साथ सी रह सकता है विद्यार्थियों तो सी के साथ जी भी रह सकता है और सी के साथ जी रह सकता है तो चाहे जी या सी हो या सी या जी हो, उनके मध्य जो बंध बनते हैं वो ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं। और इस बात का विशेष ख्याल करिएगा विद्यार्थियों कि ट्रिपल बॉन्ड बंधों की संख्या ज़्यादा होने से डबल बॉन्ड की अपेक्षा छोटी होती है। अब शुरुआत हम जिससे किया तो उसी से करेंगे विद्यार्थियों। मैंने शुरुआत जी सी से की थी तो यहाँ पर मैं जी, यहाँ पर मैं सी लिख रहा हूँ। जी और सी के मध्य बनने वाला जो बंध होता है विद्यार्थियों वो क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब बंधों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती है विद्यार्थियों वैसे वैसे बंध लंबाई घटती है। इस प्रकार से जो है विद्यार्थियों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के आधे चक्र में जो है 5 जोड़ी नाइट्रोजनी क्षारक भाग लेते हैं। तो इसका मतलब अगर हम पूर्ण चक्र हो, एक पूर्ण चक्र को देखें तो 10 भाग लेंगे। हमें इस बात की चिंता नहीं करनी है कि कौन कैसे जाएगा, हमें इस बात की चिंता करनी है किसके साथ कौन जाएगा और किसके साथ कितने बंध बनेंगे। इसी सीक्वेंस को फॉलो करके हम इसे आगे की ओर बढ़ा। तो विद्यार्थियों जिस प्रकार से मैंने आपको पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के आधे वेव को समझाया था उसी प्रकार से मैंने इसको रिवाइज कर दिया है। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है हमने डीएनए न्यूक्लिक अम्ल की द्वितीयक संरचना में जो है डीएनए की संरचना को यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत किया है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं विद्यार्थियों, सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं, हमें इस चीज़ का विशेष ख्याल करना है कि किसके साथ कौन होगा। जैसे जी के साथ सी होगा तो सी के साथ जी होगा, ए के साथ टी होगा तो टी के साथ ए होगा। हाफ वेव में 5 जोड़ी नाइट्रोजनी क्षारक भाग ले रहे हैं तो फुल वेव में जो है 10 जोड़ी हो जाएंगे। विद्यार्थियों नीचे की संरचना पूरी ही नहीं है तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो है एक दो जो कुछ भी रख दिया है। अब आप इसे देख सकते हैं विद्यार्थियों, इसे समझने की कोशिश करें। इससे संबंधित थ्योरी को मैंने पिछले लेक्चर में आपको प्रोवाइड कर दिया था और मुझे उम्मीद भी है कि आप उसे समझे होंगे। विद्यार्थियों बिना उस लेक्चर को देखे हम डायरेक्ट अगर किस पार्ट में एंट्री ले लेते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। इसलिए उस लेक्चर को पार्ट 3 को डीएनए की संरचना में जो है डीएनए की संरचना में पार्ट 3 को देख करके ही पार्ट 4 में एंट्री लेने का प्रयास करें विद्यार्थियों। तो आप देख पा रहे हैं। अब दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह हो जाती है जिसे आप समझने की कोशिश करें।
सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं विद्यार्थियों, अगर हम डीएनए अणु के व्यास की बात करें तो विद्यार्थियों डीएनए अणु का जो व्यास होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। डीएनए अणु का जो व्यास होता है विद्यार्थियों वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। और विद्यार्थियों अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएं, अगर व्यास 20 एंगस्ट्रॉम है तो इसका मतलब डीएनए अणु की जो त्रिज्या निकल करके आएगी वो व्यास की आधी होगी, इसका मतलब वो 10 एंगस्ट्रॉम होगा। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात अगर आप देखें, डीएनए अणु के एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के पूर्ण चक्र की दूरी कितनी होती है। तो एक श्रृंखला को अगर देखें विद्यार्थियों तो ये यहां से शुरू हुई है और एक चक्र पूरी कहां हो रही, इस चीज को देखें, नीचे आकर के एक चक्र पूरी हुई। हम इसको जोड़ भी देते हैं, यहां देखिए एक श्रृंखला की एक चक्र पूरी हो रही है और यहां से ये चक्र शुरू हुआ है। अगर आप पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में किसी एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के एक पूर्ण चक्र के लंबाई की बात करिए विद्यार्थियों तो ये लंबाई जो होती है 34 एंगस्ट्रॉम होती है। विद्यार्थियों हाथ को देखने का प्रयास करिए, मान लीजिए ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है, अब इसके एक चक्र को देखें, यहां से ऐसे घूमता हुआ ये यहां आया है, अब ये एक चक्र है, तो इस एक चक्र की जो लंबाई होती है विद्यार्थियों वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है। अब क्लास में हर एक विद्यार्थी को ये बात विदित है कि अगर हमारे पास एक एंगस्ट्रॉम है विद्यार्थियों तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। अब आप इसे मीटर में समझ सकते हैं। विद्यार्थियों दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर जो आती वो ये है कि अगर पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के एक पूर्ण चक्र की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है तो उस 34 एंगस्ट्रॉम में जो है कितने जोड़ी नाइट्रोजनी क्षारक भाग लेते हैं। तो विद्यार्थियों 34 एंगस्ट्रॉम लंबाई में जो है 10 जोड़ी आप देख सकते हैं, 5 यहां 5 यहां, तो 10 जोड़ी नाइट्रोजनी क्षारक उपस्थित होने चाहिए। नाइट्रोजनी क्षारक उपस्थित होने चाहिए। विद्यार्थियों न्यूक्लिक अम्ल की संरचना में न्यूक्लिक अम्ल की व्याख्या करते हुए डीएनए की संरचना से संबंधित ये लेक्चर आज हमने कंप्लीट किया। विद्यार्थियों कक्षा 10वीं और 12वीं की बायोलॉजी को ध्यान में रखते हुए और एग्जाम को करीब में देखते हुए मैं जो है मेंडल के परिचय से लेकर के जो है और मेंडल के मटर पर एक्सपेरिमेंट से संबंधित, इसको आपने संकरण क्रॉस पढ़ा है, उससे संबंधित समस्त लेक्चर आपको प्रोवाइड कर रहा हूं और उम्मीद है कि आप मेंडल से संबंधित इन लेक्चरों को अगर क्रमागत देखेंगे तो आनुवंशिकी माने जेनेटिक्स में आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना होगा विद्यार्थियों। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।